हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी ए सिविल इंजीनियरिंग का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले 75 क्वेश्चन तक हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 76 से आगे का क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग का एग्जाम है 1-2 दिन में, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज पूरा पेपर खत्म हो जाए। 76 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द इंडेक्स ऑफ एन एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ द पार्टिकल्स इन इट हुज लीस्ट डायमेंशन थिकनेस इज द less than 3/5 of the mean dimension. Not applicable for the aggregate smaller than 6.3 mm. दो प्रकार के इंडेक्स हैं, फ्लैंकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स। दोनों का डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। देखिए, फ्लैंकीनेस इंडेक्स हो चाहे इलोंगेशन इंडेक्स हो, दोनों की डेफिनेशन आपको खाली याद रखनी है। फ्लैंकीनेस इंडेक्स में क्या होता है कि हुज लिस्ट डायमेंशन या फिर थिकनेस इज लेस देन द 3/5 ऑफ देयर मीन डायमेंशन, और इसके लिए हम थिकनेस गेज यूज करते हैं। और दोनों ही केस में एप्लीकेबल टेस्ट कब नहीं है, जब अगर साइज 6.3 mm से अगर छोटा है एग्रीगेट तो। ठीक है, तो इसके लिए 3/5 और इसके लिए 9/5। ठीक है, इसके लिए 3/5 और इलोंगेशन इंडेक्स के लिए 9/5। दोनों के लिए आपको ये याद रखना है कि इसमें होता है 1/1, 9/5 करोगे तो 1.8 टाइम्स और 3/5 करेंगे तो 0.6। ठीक है, ये दोनों समझ गए। फ्लैंकीनेस इंडेक्स के लिए 0.6 टाइम और इलोंगेशन इंडेक्स के लिए 1.8 टाइम्स ऑफ द मीन डायमेंशन। ये लेंथ गेज है, यूज करते हैं इसके लिए, और इसके लिए थिकनेस। तो इसमें चेक करते हैं थिकनेस से ज़्यादा, मतलब हुज लिस्ट डायमेंशन इज लेस देन, तो हम उन पार्टिकल्स को हटाना चाहते हैं जिसकी लिस्ट डायमेंशन या एवरेज डायमेंशन है वो 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन से कम हो, उसको बाहर करना चाहते हैं। और इसमें हम इलोंगेटेड पार्टिकल को जिसकी लेंथ 1.8 टाइम्स ऑफ द मीन डायमेंशन से ज़्यादा है उसको बाहर करना चाहते हैं। तो जो फ्लैकी पार्टिकल है, जो इलोंगेटेड पार्टिकल है, उसको बाहर करने के लिए दोनों टेस्ट है। तो अभी हमने देखा कि ये किसकी बात कर रहे हैं, थिकनेस गेज की। थिकनेस गेज के लिए कौन सा है, फ्लैंकीनेस इंडेक्स। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द क्लैंप बर्न्ड एंड किल्न बर्न्ड ब्रिक्स। दो प्रकार की बर्निंग प्रोसेस होती है, क्लैंप में और किल्न में। क्लैंप हम जानते हैं टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है और किल्न एक परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। विच में कंपेरिजन में क्या क्या पूछा, मैंने यहाँ पे सारी कंपेरिजन लिस्ट आउट कर दी है। आप पूरा एक बार रिवाइज कर लेना एग्जाम के लिए। मैंने मटेरियल शेयर कर दिया ऑलरेडी टेलीग्राम पे, मैं आगे का भी शेयर कर दूंगा, आप लोग जाके एक बार देख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या, पहला क्या कंपेरिजन है कि लो इनिशियल कॉस्ट, मतलब इनिशियल कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया है। तो इनिशियल कॉस्ट के बारे में क्या है कि जो क्लैंप होता है, जाहिर सी बात है टेम्परेरी स्ट्रक्चर इसलिए सस्ता बनता है, और ये परमानेंट स्ट्रक्चर है इसलिए इसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपको टोटल कॉस्ट लेस ही दिखेगा, क्योंकि इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसलिए क्या बोला, क्लैंप बर्न्ड ब्रिक हैव लो इनिशियल कॉस्ट वेयर एज किल्न बर्न्ड ब्रिक्स हैव हाई इनिशियल कॉस्ट। याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल कॉस्ट हाई होता है, ओवरऑल कॉस्ट कभी भी हाई नहीं होता, क्योंकि किल्न जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, लोकल फ्यूल कैन बी यूज। तो फ्यूल के बारे में देखते हैं क्या है। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल लो एज ग्रास कोल काउडंग और लिटर में बी यूज्ड। तो इस क्लैंप में हम ये सब एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं, बट किल्न में हम हाई बिकॉज ऑफ द कोल डस्ट इज टू बी यूज। तो किल्न के लिए एक रिस्ट्रिक्शन है कि इसमें सिर्फ हाई क्वालिटी का ब्रिक्स ही यूज कर सकते हैं, ब्रिक कह रहा हूँ, कोल ही यूज कर सकते हैं। बट क्लैंप के केस में हम घास या फिर काउडंग वगैरह है, लीटर है, ये सब भी यूज कर सकते हैं। तो लोकल फ्यूल कैन बी यूज फॉर बोथ क्लैंप एंड किल्ड बर्न्ड ब्रिक। नहीं, लोकल फ्यूल हम यूज नहीं कर सकते। फॉर क्लैंप बर्न्ड ब्रिक नो स्किल्ड पर्सन। तो स्किल्ड सुपरविजन की बात करें तो क्लैंप बर्निंग के लिए क्या है, नॉट नेसेसरली थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। पूरे प्रोसेस में जरूरी नहीं है कि सभी के सभी स्किल्ड पर्सोनल ही हो, बट किल्ड के लिए द कंटिन्यूअस स्किल्ड सुपरविजन इज नेसेसरी। इसके लिए सारे पर्सोनल का स्किल्ड होना जरूरी है। ठीक है, for a clamp burnt brick, no skilled supervision is needed, whereas for the kiln burnt brick, skilled supervision is continuously needed. तो ये स्टेटमेंट भी अगेन सही है। तो 1 और 3 सही है, मतलब आंसर सी। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर बुल ट्रेंच किल्न एंड। अब किल्न के भी दो प्रकार है, बुल ट्रेंच और हॉफमैन किल्न। इन दोनों में कंपेरिजन देखते हैं। तो ये रहा बुल ट्रेंच और हॉफमैन। ठीक है, दोनों में कंपेरिजन की डिटेल यहाँ पे है, आप लोग एक बार पूरा इसको रिवाइज कर लेना। मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। इनिशियल कॉस्ट इज लो इन्वॉल्विंग ऑर्डिनरी टाइप कंस्ट्रक्शन एज कम्पेयर टू हॉफमैन किल्न। मतलब बुल ट्रेंच किल्न की इनिशियल कॉस्ट लो होती है क्योंकि इसमें ऑर्डिनरी टाइप की कंस्ट्रक्शन होती है, इसलिए। अब देखते हैं बुल ट्रेंच की। बुल ट्रेंच की क्या है इनिशियल कॉस्ट। तो इनिशियल कॉस्ट देखिए, बर्निंग कैपेसिटी है, कंटिन्यूटी ऑफ वर्किंग है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल है, इनिशियल कॉस्ट इसकी लो होती है, इसकी हाई होती है। ये स्टेटमेंट सही हो गया। इट रिक्वायर्स मोर स्पेस फॉर ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स एज कम्पेयर टू हॉफमैन किल्न।
हॉफमैन फिल से ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है बुलेट रेंज में। तो स्पेस रिक्वायरमेंट में देखो, अब देखिए मैं एक बार पूरा रिवीजन कराया हूँ। बर्निंग कैपेसिटी इसकी 3 लाख होती है 12 बेस में, इसकी होती है 40 lakhs इन वन सीजन। Continuity of working, it stops functioning after the monsoon during the monsoon as it not provided with the permanent roof। तो ये इसकी वर्किंग स्टॉप हो जाती है, बट ये थ्रू आउट द ईयर वर्क करता रहता है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल हाई एज कंजप्शन ऑफ फ्यूल इज मोर, इसमें लो होता है। ड्राइंग स्पेस की जो बात कर रहे थे हम सेकेंड, इट रिक्वायर्स मोर स्पेस, इट रिक्वायर्स लेस स्पेस, इसमें ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। तीसरा है परसेंटेज ऑफ बेस्ट क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स आर लेस एज कम्पेयर टू, तो उसकी भी देखते हैं। क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स, परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक्स इज स्मॉल, और इसमें ज़्यादा होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 1, 2 and 3। As per IS 1077-1992, what is the range of the crossing strength for grade A bricks? अब एक्चुअली 1077 में कहीं भी ग्रेड ए नहीं है, इसमें क्लास डेजिग्नेशन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की इस तरह से की गई है, ठीक है। तो ग्रेड ए मतलब हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं क्लास ए की बात कर रहे हैं, क्लास ए की बात कर रहे हैं, और क्लास ए की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? मोर देन 10.5 मेगा पास्कल। क्लास बी की कितनी होती है? 7 मेगा पास्कल से ग्रेटर हो, और क्लास सी की कितनी होती है? 5 मेगा पास्कल से ग्रेटर हो। और मिनिमम, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि मिनिमम गुड बिग के लिए मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? 3.5 मेगा पास्कल, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास ए के लिए पूछा है, तो एक ही ऑप्शन है जो मर्ज कर रहा है 10.5 में, वो ये है सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल लाइट एग्रीगेट, कौन सा नहीं है नेचुरल लाइट एग्रीगेट? पहले देखते होता क्या है। एग्रीगेट दैट वे लेस देन 1120 kg पर मीटर क्यूब, जिसकी यूनिट वेट 1120 kg पर मीटर क्यूब से कम होती है, उसको हम कहते हैं लाइट वेट एग्रीगेट। और इसका यूज हम आजकल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल कंक्रीट की वेट कम हो जाती है। तो जहां भी आपको लाइट वेट कंस्ट्रक्शन करना है, वहां पे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। अब ये दो प्रकार की होती है, नेचुरल लाइट वेट एग्रीगेट, और इसको कैसे बनाते हैं? बाई क्रशिंग इग्नियस वोल्केनिक रॉक सच एज प्यूमाइट, स्कोरिया और टफ, इससे बनाते हैं नेचुरल लाइट वेट एग्रीगेट। और सिंथेटिक भी बनता है, मैनमेड भी बनता है लाइट वेट एग्रीगेट, आर मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्मल ट्रीटमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, फॉर इंस्टेंस क्ले, सेल, स्लेट, डायोटोमाइट, परलाइट, ये सब सारे एग्जांपल है। इसमें से मोस्ट कॉमन क्या है? ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग और फ्लाई एश, ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। इसके जो लाइट वेट एग्रीगेट होते हैं ये बनते हैं। अब इसमें पूछा है किसका कौन सा नहीं है नेचुरल लाइट वेट, तो अभी हमने देखा था वोल्केनिक रॉक है, जो बनता है प्यूमाइस, स्कोरिया और टफ से। तो प्यूमाइस है, वोल्केनिक स्कोरिया है, और एस्बेस्टस भी होता है जनरली यूज्ड। फोम्ड स्लैग, फोम्ड स्लैग जो है वो नेचुरल नहीं होता, ये मैनमेड होता है, इसलिए आंसर आ जाएगा बकलिंग लोड विल बी मैक्सिमम फॉर कॉलम इफ। बकलिंग लोड का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है? पिलर्स बकलिंग लोड पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल ई स्क्वायर, इफेक्टिव लेंथ। तो क्या है? पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इफेक्टिव लेंथ। तो पी क्या पूछा है यहाँ पे? मैक्सिमम किसका होगा? बकलिंग लोड। तो मैक्सिमम पी मैक्स के लिए क्या होगा? एल ई को मिनिमम होना पड़ेगा। और मिनिमम कौन से एंड कंडीशन पे होगा? आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी एंड कंडीशन के लिए दिया हुआ है। तो इसमें से मिनिमम वैल्यू किसकी है? एल बाई टू मतलब 0.5 एल, और एल बाई रूट टू मीन्स 0.707। तो सबसे मिनिमम किसका हुआ इसमें? 0.5 एल का, मतलब बोथ हैंड फिक्स हो, इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा? हाफ। तो हाफ होने का मतलब है कि इस केस में बकलिंग लोड सबसे ज्यादा होगा, मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी सबसे हाई होगा। तो बोथ हैंड हिंज नहीं, वन हैंड फिक्स अदर हैंड फ्री नहीं, बोथ हैंड फिक्स, ठीक है। थिन सिलेंडर टैंक हैविंग अ रेडियस, रेडियस दिया हुआ है, वॉल थिकनेस दिया हुआ है, सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, पॉइजन रेशियो दिया हुआ है। कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन। बहुत सिंपल है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड करना है। अब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस में क्या करना है? सिलेंडर, सबसे पहले मैं सिलेंडर का आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। सिलेंडर का देखिए, थिन सिलेंडर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पीटी बाई 4t, हुप स्ट्रेस पीटी बाई 2t, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पीटी बाई 4t 1 माइनस 2 म्यू। हुप स्ट्रेन के लिए भी फर्स्ट टर्म तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे 1 माइनस 2 म्यू की जगह 2 माइनस म्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम स्ट्रेन। तो हमेशा मैक्सिमम क्या होगा? हुप स्ट्रेस मैक्सिमम होगा और हुप स्ट्रेन मैक्सिमम होगा। आपको यहाँ पे पुट कर देना है पी डी बाई 4t। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पी डी बाई 4te, पी डी बाई 4t। तो क्या है? पी यहाँ पे कितना है? पी है, पी की वैल्यू है, प्रेशर की वैल्यू है 1 मेगा पास्कल, ठीक है। तो 1 डी डायमीटर, डायमीटर कितना दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है 25, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर मतलब 500 mm, ठीक है। पी डी
बाई 4TE, 4 इंटू टी, थिकनेस दिया हुआ है 5 mm, तो 4T और E दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 गीगा पास्कल है। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो गीगा पास्कल हो जाएगा मेगा पास्कल में 2 इंटू 10⁵ इंटू इंटू 2 माइनस म्यू, 2 माइनस म्यू कितना है 0.2, पॉइजनस रेशियो 0.2। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आंसर सिंपली मिलेगा 2.25 इंटू 10⁻⁻⁴। सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। A cantilever beam of length 2 meter is having cross section 40 by 60 mm. The beam is failed under applying force of 5 kilonewton at the free end. What is the bending stress at the failure in the Newton per mm square? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया गया है 5 किलोन्यूटन का फ्री एंड पे। जब फेल होने के लिए मतलब 5 किलोन्यूटन अगर हम लोड अप्लाई करते हैं तो बीम फेल हो जाता है। तो कह रहा है कि बेंडिंग स्ट्रेस कितना है, बेंडिंग फॉर्मूला यूज करना है, m/i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y। यहाँ सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा m/z, क्योंकि i/y क्या होता है सेक्शन मॉडुलस। अब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट, तो आप इस केस में देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, इस तरह से होगा, और ये कितने के बराबर में होगा p इंटू एल। तो यहाँ पे पी एल के बराबर, तो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे p इंटू एल डिवाइड बाई जेड। जेड क्या होगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो बी स्क्वायर बाई 6, तो यहाँ पे बी डी स्क्वायर 6 ऊपर मल्टीप्लाई, सारी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। पी की वैल्यू 5 किलो न्यूटन, तो 5000 हो जाएगा न्यूटन में। एल कितना है 2 मीटर, तो यहाँ पे 2000 कर देते हैं, सबको mm में और न्यूटन में लेके चलते हैं, इंटू 6 डिवाइड बाई बी, बी कितना है 40 और डी स्क्वायर तो 60 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करें सिंपली आंसर आ जाएगा 416/66। सिंपल है। Next question है कैंटिलीवर बीम of span 3 meter is subjected to a point load placed at mid span। कैंटिलीवर बीम है 3 मीटर स्पैन का और कह रहा है पॉइंट लोड सेंटर पे अप्लाइड है। इफ द स्लोप एट द फ्री एंड ऑफ द बीम इज फाउंड टू बी 5 डिग्रीज। अब इसका स्लोप कैसे एग्जर्ट होगा, देखिए यहाँ से स्लोप कैसे बनेगा, क्योंकि फिक्स है तो थोड़ा सा आगे आगे स्टार्ट होगा। अच्छा स्लोप कहाँ पे होगा, यहाँ तक चेंज होगा, क्योंकि यहाँ तक यहाँ पे लोड लग रहा है, और इसके बाद क्या होगा स्लोप फिक्स हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये कोई सी पॉइंट है, ये कोई ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो थीटा सी और थीटा बी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं है, ना कोई सपोर्ट है ना कोई लोडिंग है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं है, तो थीटा छेद नहीं होगा। हाँ डिफ्लेक्शन चेंज होगा, डिफ्लेक्शन कितना होगा, अगर डिफ्लेक्शन एट बी पूछा होता, डिफ्लेक्शन एट बी, तो ये क्या होता डिफ्लेक्शन एट सी प्लस ये डिफ्लेक्शन एट सी हुआ प्लस थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो ये डिस्टेंस होता, ये डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स, ये एक्स एक्स, तो इस केस में तो स्लोप है तो स्लोप सेम ही आएगा 5 डिग्रीज। द फंक्शन ऑफ द नोच ऑफ इन इम्पैक्ट टेस्टिंग, नोच का फंक्शन क्या होता है, ये देखिए ये 4P टेस्ट, 4P टेस्ट में आप देख सकते हैं नोच का काम क्या है, नोच यहाँ पे किस लिए प्रोवाइड किया जाता है सर, नोच ताकि यहीं पे लोड कंसंट्रेटेड रहे और यहीं पे फेलियर हो, फेलियर पॉइंट को फिक्स करने के लिए। इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन, नहीं क्रॉस सेक्शन को बल्कि डिक्रीज ही करता है। लोकलाइज द रप्चर, यस मतलब रप्चर वहीं पे हो, और कंसंट्रेट द स्ट्रेस, कंसंट्रेट द स्ट्रेस, आप इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन को यहीं पे मैक्सिमम फोकस करने के लिए और यहीं पे रप्चर होने के लिए ये प्रोवाइड किया जाता है नोच। ठीक है, तो फर्स्ट गलत है और सेकंड एंड 2 एंड 3 सही है, 2 एंड 3 आर करेक्ट। यहाँ पूछा अबव स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है, 2 एंड 3। इफ द डाया ऑफ द बार इज सब्जेक्टेड टू अ शियर स्ट्रेस tau is doubled then the strain energy stored in a body will become। अब देखिए स्ट्रेन एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ पे सभी स्ट्रेन एनर्जी को लिख दिया है। एक्सेल लोड की वजह से ये होता है, बेंडिंग की वजह से ये होता है, शियर की वजह से ये, और ड्यू टू शियर फोर्स ये है, ड्यू टू शियर और ये शियर फोर्स की वजह से, टॉर्शन की वजह से ये, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वजह से ये। यहाँ पे पूछा है शियर की वजह से कितना है, तो शियर की वजह से आप देखिए क्या है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। जी तो फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, यहाँ पे सिर्फ क्यू चेंज हो रहा है, और क्यू क्या है शियर फ्लो है या फिर शियर स्ट्रेस है, और ये क्या होता है शियर फोर्स डिवाइड बाई लेंथ इंटू विड्थ। अगर रेक्टेंगल है तो मतलब एरिया बेसिकली, तो क्यू डिवाइड बाई एरिया। अब यहाँ पे रेक्टेंगल सर्कल है तो सर्कल में एरिया क्या हो जाएगा, अब एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे अगर आप क्यू देखिए स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पे क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, अगर ये डबल हो गया है तो एरिया क्या होगा, अगर डायामीटर है तो π/4 इंटू डी स्क्वायर, तो स्क्वायर टाइम्स होगा, तो डाया अगर डबल कर दिया जाए तो ये 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम्स स्ट्रेन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा है,
फॉर अ सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मूवमेंट, अब इसमें ट्विस्टिंग टॉर्सन एक्ट कर रहा है। पूछा है कि द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी एट, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ होता है, ये टॉर्सन फार्मूला है। आप ऐसे भी देखो तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे होगा, हमेशा सर्कमफ्रेंस पे होगा, चारों सर्कमफ्रेंस, चारों तरफ से सर्कमफ्रेंस पे मैक्सिमम होगा। सर्कमफ्रेंस पे कौन कौन सा पॉइंट है, 2 4 3, हर जगह पे मैक्सिमम होगा, सेंटर पे 0, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेंटर पे 0, तो 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4 डी आ जाएगा आंसर। A thin cylinder shell, a thin cylindrical shell is subjected to internal pressure of, internal pressure है 50 बार। सेल मटेरियल रिजिडिटी यहाँ पे दिया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है 80 मेगापास्कल, पॉइजन रेशियो दिया हुआ है 0.25, थिकनेस दिया हुआ है 5 mm, इंटरनल डाया दिया हुआ है 40 mm, कह रहा है कि चेंज इन डायमीटर क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैं एक बार सब फॉर्मूले दिखा देता हूँ। पहले फॉर्मूले तो हमने पहले भी देखा था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, हुप स्ट्रेन का और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। इस क्वेश्चन में हमें से पूछा है कि कितना डायमीटर कितना चेंज होगा। सबसे पहले तो क्या करना है, प्रेशर यहाँ पे बार की प्रेशर को हमें मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली 10 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 50 बार इज इक्वल टू कितना मेगा पास्कल हो जाएगा, 5 मेगा पास्कल। पहली चीज तो ये करना है हमें। दूसरी चीज, अच्छा फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले कि हमें लेंथ डायमीटर चेंज के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। तो फॉर्मूला चेंज इन डायमीटर इज इक्वल टू वही पी डी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है, पी डी स्क्वायर बाई 4 TE 2 माइनस म्यू वाला फॉर्मूला यूज करना है अगर डायमीटर चेंज पूछा है तो। लेंथ चेंज का भी ये फॉर्मूला हम देखेंगे हम लोग। यहाँ पे सारी वैल्यू आपको इंसर्ट कर देनी है, पी की वैल्यू 5 मेगापास्कल, डी की वैल्यू डायमीटर, टी की वैल्यू थिकनेस की, और ई कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पे शियर मॉडुलस दिया हुआ है, तो ई कैसे फाइंड करेंगे, ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू से। तो यहाँ पे 80 दिया हुआ है तो 160 इंटू 1 प्लस 0.25, इससे आपको ई मिल जाएगा। ई यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आपको सिंपली चेंज इन डायमीटर मिल जाएगा। अगर यहीं पे दिया होता चेंज इन लेंथ, और लेंथ दिया होता यहाँ पे डाया की जगह लेंथ दिया होता, तो लेंथ के लिए क्या करना था, डेल्टा एल इज इक्वल टू वही फॉर्मूला है पी डी एल, जो सेकंड फॉर्मूला था, पी डी एल डिवाइड बाई 4 TE और 1 माइनस 2 म्यू कर देना है। इससे आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन लेंथ। अगर चेंज इन वॉल्यूम पूछता तो चेंज इन वॉल्यूम की जगह क्या करना है आपको, पाई पी डी क्यू एल डिवाइड बाई 16 TE 5 माइनस 4 म्यू। यही वो तीन फॉर्मूला है, यही वो तीन फॉर्मूला है, ठीक है। बस और कुछ चेंज नहीं करना है। ये लॉन्गिट्यूडनल के लिए, ये हुक के लिए, और ये वॉल्यूमेट्रिक के लिए जो हमने अभी डिस्कस किया वो यही है, ठीक है। आपको यहाँ पे 1 माइनस 2 म्यू कर देना, 2 माइनस म्यू, मतलब ये है चेंज इन डाया के लिए, ये है चेंज इन लेंथ के लिए, और ये है चेंज इन वॉल्यूम के लिए। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन है, याद रखिए स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। इसलिए हमें चेंज इन लेंथ के लिए यहाँ पे हम क्या करना पड़ रहा है, इस केस में लेंथ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे PDL हो जा रहा है। यहाँ पे चेंज इन डाया के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, डायमीटर को, इसमें हमें डायमीटर को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इसमें हमें लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, PDL करना पड़ रहा है, और कुछ नहीं, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेन होता है ना, चेंज इन लेंथ सिमिलरली चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, स्ट्रेन होता है ये, और इसमें से आपको सिर्फ चेंज रखना है तो डी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे एल से मल्टीप्लाई करने का। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिमिलरली, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, यूनिएक्सियल स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सॉरी ये होता है बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए ये वैल्यू यहाँ से मॉडिफाई हो रही है, और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। पाई पी डी क्यू एल हो जा रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा फाइनली 3.5, 3.5 है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर स्ट्रेस इन अ रेक्टेंगुलर बीम इज, रेक्टेंगुलर बीम में शियर स्ट्रेस कैसा होता है, तो ये पैराबोलिक होता है। मैं आपको फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ। रेक्टेंगुलर है तो आपको पता होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे होता है, सेंट्रॉइड पे, और सेंट्रॉइड पे कितना होता है, एवरेज का 1.5 टाइम्स। आपको वैल्यू जाननी कितनी है, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 3f/2bd से फाइंड कर सकते हैं। f यहाँ पे क्या है, शियर फोर्स है। सिमिलरली अगर हम बात करें सर्कुलर की, सर्कुलर के लिए भी पैराबोलिक ही होता है, और सेंटर पे ही मैक्सिमम होता है। वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम पे, 4f/3πr² के बराबर होता है। अगर आई सेक्शन की बात करें तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार डायग्राम भी पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन में। मैक्सिमम इसमें भी कहाँ पे होता है, न्यूट्रल एक्सिस पे ही होता है मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको डायग्राम भी कई बार पूछ सकते हैं कि डायग्राम क्या होता है, कैसा होता है बेसिकली। यहाँ पे क्या आएगा, पैराबोलिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ टू शाफ्ट ऑफ द सेम लेंथ एंड वन ऑफ विच इज हॉलो ट्रांजिट इक्वल टू टॉर्क्स, कह रहा है ट्रांसमिट इक्वल टॉर्क एंड हैव मैक्सिमम स्ट्रेंथ,
देन दे शुड हैव इक्वल, कह रहा है कि एक हॉलो है और एक टू शाफ्ट ऑफ द सेम लेंथ एंड वन ऑफ विच इज हॉलो, एक हॉलो है और एक सॉलिड है, कह रहा है कि दोनों इक्वल टॉर्क को ट्रांसमिट कर रहे हैं और दोनों को हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो दोनों में, तो हमें क्या इक्वल रखना पड़ेगा, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ बेसिकली किसको इक्वल रखना पड़ेगा, टॉर्सन फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम टॉर्सन स्ट्रेंथ टी को बराबर रखने के लिए क्या है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस तो सेम ही है, आर सेम ही रहेगा, जे को सिर्फ वेरी करना है और जे यहाँ पे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही डायरेक्टली टॉर्सन स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है और दोनों के लिए फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सॉलिड के लिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बेसिकली पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई से निकालते हैं। दोनों को ऐड कर दिया तो अगर सॉलिड है तो पाई 32 डी रेज़्ड पावर 4, लेकिन अगर हॉलो है तो डिपेंड करता है इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर पे, इसलिए जेड इज इक्वल टू ये बनता है। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली आ जाएगा इसमें पोलर मोमेंट ऑफ inertia या फिर polar moment of section. Column analogy method can be conventionally applied in the analysis of statically indeterminate structures in which the degree of redundancy does not exceed. Column analogy method हम जानते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आता है कॉलम एनालॉजी मेथड से कि कॉलम एनालॉजी मेथड की विड्थ कितनी होती है, कॉलम की एनालॉजी, जो एनालॉजिकल कॉलम हम कंसीडर करते हैं, मतलब बीम को हम एज अ कॉलम कंसीडर करके एक कॉलम बना लेते हैं उसको नीचे से, और उसकी विड्थ कितनी होती है, उसकी थिकनेस कितनी होती है, उसकी स्टिफनेस कितनी रखते हैं, यही जनरली क्वेश्चन में कई बार आता है और ये कब के लिए एप्लीकेबल है, यही सब क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए यहाँ पे थ्योरी भी मैंने इंसर्ट कर दिया, अब ये क्या बोल रहे हैं कब तक एप्लीकेबल है, कि देखो is the most useful in the analysis of beam and curved member with two fixed supports and of rigid frame up to 3 degree of redundancy, मतलब डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी कितनी हो, 3 तक एप्लीकेबल है, उससे ज्यादा के लिए नहीं। ठीक है, तो ये 3 तक के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे बीम दिया हुआ है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, कह रहा है कि व्हाट इज द रिएक्शन एट द सिंपली सपोर्टेड एंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क, आप इसी मेथड से फाइंड कर सकते हो, सबसे वही आएगा। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क कौन सा है, कास्टिग्लियानो को सेकंड थ्योरम है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है और कह रहा है यूडियल लोड लग रहा है, आप इसको सबसे अगर वैसे सिंपली यहाँ फाइंड करना तो आप सिंपली आप इसको कैंटिलीवर बीम बना के फाइंड कर लो, कैंटिलीवर बीम है, यूडियल लोड लगेगा, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा वो उसको इक्वेट कर दो कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, दोनों की डिफ्लेक्शन को इक्वेट कर दो तो आपको रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, डिस्कस करेंगे हम लोग किसी वीडियो में डिटेल्ड में, क्योंकि ये बहुत, अब इसमें कुछ नहीं है, अगर आप वैसे भी फाइंड करोगे, अगर आप मेथड ऑफ लीस्ट वर्क से भी, तो क्या है उसको मेथड ऑफ लीस्ट वर्क बेसिकली है क्या, मेथड ऑफ लीस्ट वर्क कहता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द रिडंडेंट, जो कि आप इसमें इसको मानोगे ये किसके बराबर होगा, 1/EI 0 to L m dm डिवाइड बाई dr के रेस्पेक्ट में इंटू dx, बस इसको आपको इंटीग्रेट, इसका डिफरेंशिएशन कर देना है और फिर इसको इंटीग्रेट कर देना है यहाँ पे। अब मोमेंट का इक्वेशन यहाँ पे एक्स डिस्टेंस लेके मोमेंट का इक्वेशन बनाना है, फिर उसकी डिफरेंशिएशन कर दिए आर के रूप में, फिर यहाँ पे इंसर्ट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, यही आपका इक्वेशन बन जाता है। तो इसी तरह से हम मेथड ऑफ, इसको बोलते हैं सेकंड थ्योरम ऑफ कास्टिग्लियानो, कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क भी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दोनों थ्योरम इंसर्ट भी कर दिया है, दोनों थ्योरम इंसर्ट भी कर दिया। सेकंड थ्योरम डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालने के लिए होता है, जबकि फर्स्ट थ्योरम जो है वो लोड और मोमेंट निकालने के लिए होता है, और यहाँ पे ये फर्स्ट थ्योरम का डेफिनेशन भी है। आंसर आएगा इसमें 3WL/8। अब इसको मोमेंट एरिया मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, सिंपली कैंटिलीवर का फॉर्मूला लगा के भी फाइंड कर सकते हो, किसी मेथड से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 2 hinge arch is subjected to a rise in temperature T, then the horizontal thrust at support। देखते हैं, 2 hinge arch है, कह रहा है कि अब इसमें सेंट्रल पे कोई 2 hinge arch में क्या होता है, यहाँ पे 1 hinge और 1 hinge यहाँ पे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसको एक्सपेंड होने के लिए क्या है, एक्सपेंड होने के लिए जगह नहीं है, तो क्या बढ़ेगा, इसका हाइट बढ़ेगा, यहाँ पे सेंट्रल हाइट बढ़ेगा। तो कह रहा है 2 hinge arch, the end hinge will exert a horizontal thrust on the arch to prevent the ends from moving out। अब ये तो क्या होगा, यहाँ पे एक थ्रस्ट लगेगा आउटर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे थर्ड हिंज तो है नहीं जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इसी इंक्रीज थ्रस्ट को यहाँ पे फाइंड करने का फॉर्मूला आपको यहाँ पे गिवन है, इस तरह से हम फाइंड करेंगे। अल्फा टीएल क्या होता है, थर्मल स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन जो आएगा थर्मल स्ट्रेन वो यहाँ पे इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। तो इस थ्रस्ट की वजह से जितना टोटल, मतलब इस टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से जितना थ्रस्ट आएगा वो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि देयर इज अ इंक्रीज इन द थ्रस्ट, ऑलवेज इंक्रीज इन द थ्रस्ट, मतलब उसकी वजह से क्या होगा,
थ्रस्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी, और कितनी इंक्रीज होगी, इतनी के बराबर। नेक्स्ट है सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल कैरीज अ पॉइंट लोड पी एट द मिड स्पैन, व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्या कह रहे हैं, पॉइंट लोड अगर सेंटर पे, टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी। हमने पहले ही देखा था स्ट्रेन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, एम एक्स स्क्वायर डी एस डिवाइड बाई 2 इसको इंटीग्रेट कर देना 0 to L के बीच में। तो मोमेंट का इक्वेशन पता ही है, सिंपली सपोर्टेड बीम है तो यहाँ पे मतलब हाफ और हाफ, तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन अगर क्योंकि सेंटर पे है तो दोनों तरफ सेम ही आएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to L by 2, मतलब लिमिट जो होगी 0 to L by 2, हाफ करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर क्या हो जाएगा इस केस में, अगर आप हाफ एम से करोगे तो आ जाएगा W/2x, तो ये मोमेंट आ गया, और मोमेंट का स्क्वायर कर देना है, मोमेंट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI, इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है x के रेस्पेक्ट में, टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकलेगा। बट बेटर होगा कि आप याद कर लो, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जांपल में आते हैं, एग्जामिनेशन में आते हैं। ये तो हो गया किसके लिए, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पॉइंट लोड एट सेंटर है तो। लेकिन यहीं पे अगर यूडीएल होगा तो क्या आएगा फॉर्मूला, आप याद रखिए, W/5 डिवाइड बाई 240EI। यहाँ पे याद रखिए, कई बार कंफ्यूजन के लिए क्या करता है वो लोग, पी स्क्वायर एल स्क्वायर दे देते हैं, यहाँ पे सब में एल क्यूब है, लेकिन कई बार एग्जाम में क्या होगा, पी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 96EI सेम टू सेम होगा, एक में पी स्क्वायर एल क्यूब होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए याद रखिए पी स्क्वायर एल क्यूब होता है डिवाइड बाई 96EI, सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड एट सेंटर। अगर यूडीएल अगर हो, फुल यूडीएल, आपको याद क्या रखना है, WL² L⁻⁵ डिवाइड बाई 240EI, ये फॉर्मूला होता है विद यूडीएल। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लैपेरॉन थ्योरम। ये क्या है, थ्री मोमेंट थ्योरम है, थ्री मोमेंट थ्योरम। थ्री मोमेंट थ्योरम मैं आपको इक्वेशन पहले दिखाता हूँ। थ्री मोमेंट थ्योरम का ये इक्वेशन होता है। थ्री मोमेंट थ्योरम क्या है, तीन स्पैन की मोमेंट को एक साथ, मतलब तीन मोमेंट को एक साथ रिलेट करने के लिए ये एक इक्वेशन बना है, कि यहाँ पे जो मोमेंट लग रहा हो, यहाँ पे जो मोमेंट लग रहा है, यहाँ पे जो मोमेंट लग रहा है, उनको आपस में कैसे हम रिलेट करें, उसके लिए थ्री मोमेंट इक्वेशन है। तो इसमें क्या करते हैं, MA, MB और MC तीनों को रिलेट कर दिया गया एक साथ, और इसको इक्वल टू 0 कर दिया गया। ये जनरलाइज फॉर्म में इस इक्वेशन का यूज करते हैं हम सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है कि डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए, कहीं भी हिंज नहीं होना चाहिए, इंटरनल हिंज नहीं होना चाहिए। तो ये मोस्टली टाइम पूछा जाता है कि कब एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है, इट इज डिराइव्ड बेस्ड ऑन 2 consecutive spans। बिल्कुल सही है, इट इज डिराइव्ड बेस्ड ऑन 2 consecutive span, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे दो स्पैन कंसेक्यूटिव के लिए, तभी तीन मोमेंट आएगा, 1 2 और 3, MA MB और MC। बिल्कुल सही। इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू एनालाइज अ सिंगल स्पैन फिक्स्ड बीम। बिल्कुल, ये कह रहा है कि ये इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू एनालाइज अ सिंगल स्पैन फिक्स्ड बीम। सिंगल स्पैन फिक्स्ड बीम के लिए ये सही है। इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू एनालाइज अ कंटिन्यूअस बीम हैविंग स्पैन मोर देन 2। कह रहा है कि अगर दो से ज्यादा स्पैन है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, ये स्टेटमेंट सही है फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला सही वाला कौन कौन सा है, एक तो ये है और एक ये है। और सेकेंड स्टेटमेंट, अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सभी के लिए अप्लाई है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ दो ही स्पैन हो तो ही हम अप्लाई कर सकते हैं, इसको कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिर्फ वन वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। डिटेल में अगर मैं आप लोगों को थियोरेटिकल वीडियो डालूंगा, उसमें मैं आपको हर एक मेथड के बारे में डिस्कस करके बताऊंगा आने वाले टाइम में, आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, 95 तक हो गया। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन मैं इसके बाद वाले पार्ट में आज ही डाल दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आज ही रात को कंप्लीट कर दूंगा फुल पार्ट। तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और टाइम की कमी है मेरे पास, बाकी और कुछ नहीं है। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।